नमस्कार। एशियन न्यूज के एमपी डिबेट में आपका स्वागत है और आज हम एमपी डिबेट में बात करेंगे निवेश से रोजगार विकास को आस। दरअसल मध्य प्रदेश की जब भी बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में लगातार ये कोशिश जारी है कि वहाँ पर बाहर से निवेश आए और अलग अलग क्षेत्रों में, न केवल इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, ये ग्वालियर, ये सभी जो प्रमुख शहर हैं वहाँ तक चीज़ें पहुँचें। तो मध्य प्रदेश की औद्योगिक निवेश में विकास और रोजगार की उम्मीद जो है वो बनी हुई है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए सरकार ने काम करना भी प्रारंभ कर दिया है। प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव की शुरुआत उज्जैन से हुई, अब इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव जबलपुर में होने वाला है। इसके बाद जबलपुर में भी रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव का भी आयोजन होगा। मध्य प्रदेश में 6 रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव होंगे। प्रदेश के बड़े उद्योगपति अंबानी और महिंद्रा ने निवेश में हामी भर दी है। उज्जैन कॉन्क्लेव में 1 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले थे। आगामी 6 महीने के अंदर सरकार जबलपुर में दूसरा बड़ा कॉन्क्लेव कर रही है। सरकार इसमें दुगना निवेश लाने की तैयारी में है। इसमें कृषि, डिफेंस से जुड़े उद्योगों पर फोकस रहेगा। इससे देश विदेश के 1500 निवेशक भाग लेंगे। कॉन्क्लेव के पहले ही सरकार को लगभग 80,000 करोड़ के प्रस्ताव मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अनुमान है कि इन प्रस्तावों से लगभग 101.25 लाख नौकरियां मिलेंगी। वहीं अधिकारियों का मानना है कि कॉन्क्लेव के दौरान लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आ सकता है। सरकार के इस प्रयास पर कांग्रेस सवाल खड़ा कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है, पहले भी ऐसे प्रयास हो चुके हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि उसका क्या हुआ, यह पूरा आयोजन केवल दिखावा है। तो आइए सुनते हैं कि इस बारे में नेता अपनी क्या राय रखते हैं। 20 वर्ष के भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में प्रदेश की जनता ने बहुत सारे इनके इन्वेस्टर समिट देखे हैं। रिजल्ट क्या आया? 0/0 सन्नाटा। ये एक इवेंट करते हैं। इवेंट करने के बाद सच बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय उस दिवालिया उद्योगपति के साथ बैठ जाते हैं, अंबानी के साथ, जो दिवालिया हो चुका है। उससे आप कहते हैं कि आप इवेंट को, आप मेरे इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं समझता हूँ ये फोटो खिंचाई योजना है और इसमें भ्रष्टाचार का रास्ता भी निकाला जाता है कि इवेंट के नाम पर कितना पैसा जो खर्च हुआ, अपने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मैनेजमेंट की व्यवस्था कौन देखेगा, कौन टेंट देखेगा, कौन होटल देखेगा, कौन खान पान देखेगा। कुल मिला के ये दिखावा है। अगर ऐसा होता तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या इतनी ना होती। पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले अब इन्वेस्टर मीट एक स्थान पर करते थे, अब हम रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन करेंगे। और पहले हमने देखा कि इस तरह का आयोजन उज्जैन में हो चुका है, अब जबलपुर में 20 तारीख को होने जा रहा है। उसके बाद रीवा, सागर और अलग अलग संभागों में होगा। तो उनका कहना है कि क्षेत्र वाइज हम निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। यदि अभी मुंबई जाके भी उद्योगपतियों से मिले तो 75,000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव आए, जिससे करीब 2 लाख रोजगार बढ़ेगा। तो लगातार निवेश को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार प्रयत्नशील है, लगातार निवेशकों से चर्चा कर रही। प्रदेश में निवेश भी आ रहा है, लोग रुचि भी दिखा रहे हैं और इससे सकारात्मक परिणाम मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश का पूरे हर क्षेत्र, हर संभाग, हर जिले आगे बढ़ेंगे। जी, तो मध्य प्रदेश का हर संभाग, हर क्षेत्र जो है निवेश के जरिए आगे बढ़ेगा और वहाँ रोजगार और विकास की संभावनाएं बढ़ेंगी। लोगों में आस जगाने का काम सरकार कर रही है। तो हम इस मुद्दे पर आज बात करेंगे। हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हैं, उनका स्वागत है। समर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले योगेश जी, कांग्रेस जो सवाल खड़ा कर रही है कि वो ये कह रही है कि आप पहले भी, आप 20 साल से हैं, आपने बहुत MOU साइन किए, बहुत सारे कॉन्क्लेव किए, उनके बारे में आप पहले बताइए कि कितने लोगों को रोजगार मिला। यदि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बहुत अधिक है तो आपके पिछले जो प्रयास थे उनका क्या हुआ, और अभी जो आप उज्जैन के बाद जबलपुर में जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है कि जबलपुर जो है मध्य प्रदेश की संस्कार धानी कहलाती है। वहाँ पे अभी तक बहुत सारा विकास इसलिए भी नहीं हो पाया था कि वहाँ गन गैरेज फैक्ट्री जैसी औद्योगिक सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, इसलिए जबलपुर में बहुत सारा डेवलपमेंट जो होना चाहिए था पहले नहीं हुआ। तो अभी आपने जबलपुर को इसको चुना है और आप कह रहे हैं कि वहाँ कृषि पे, डिफेंस से जुड़े उद्योगों पे फोकस रहेगा। तो किस तरह, और 80,000 करोड़ के प्रस्ताव भी आपको मिल चुके हैं, तो ये क्या है और क्यों कांग्रेस को इस पे संदेह है?
कांग्रेस के संदर्भ में अगर मैं एक बात कहूं कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी थी जैसी, कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का जो पिछले 5-6 दशकों में अपने शासन के दौरान शोषण किया था, जिनके शासनकाल में मध्य प्रदेश को एक बीमारू व पिछड़े राज्य का दर्जा मिला था, उन कांग्रेसियों से हम ऐसे ही वक्तव्य की अपेक्षा रखते हैं। मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के शासन में 2003 में जो मध्य प्रदेश था और आज भारतीय जनता पार्टी के 20 वर्षों के अथक प्रयासों के बाद जो मध्य प्रदेश की तस्वीर है वो जुदा नजर आती है। आज मध्य प्रदेश विकास के रथ पर अग्रसर हो चुका है। जैसा कि आपकी रिपोर्टिंग में बताया गया कि उज्जैन इन्वेस्टर मीट में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश आया था। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव की ये उद्योगों के प्रति और मध्य प्रदेश में निवेश के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने की जो नीतियां हैं, खास तौर पर जो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश का 3,65,000 करोड़ का जो बजट आया है, ये लोक लुभावनी नहीं, निवेशकों को आकर्षित करने वाला है। आज मध्य प्रदेश की जीएसटी 16% से ऊपर है। हमारी जीडी हमने 16% का राजस्व टारगेट प्राप्त किया है और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी पूरे देश में सहज, सरल और सुचारू रूप से है, चाहे वो हाईवे को लेकर हो, चाहे रेलवे को लेकर हो या एयर कनेक्टिविटी हो। तो हम इन सभी संसाधनों का भरपूर उपयोग अपने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से अभी जबलपुर में, उसके बाद ग्वालियर में, फिर इंदौर में, और इंदौर तो हमारा इंडस्ट्रियल हब बन चुका है। इंदौर देवास सेक्शन जो है वो आप सम्मानित मीडिया के समक्ष है। नया निवेश का जो क्षेत्र है वो भोपाल, मंडीदीप, रायसेन, बुधनी, होशंगाबाद तक है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि आगामी कुछ वर्षों में मध्य प्रदेश में और औद्योगिक गतिविधियां बढ़ेंगी, जिससे हमारा युवा न केवल रोजगार से जुड़ पाएगा बल्कि हमारा प्रदेश प्रगति के रथ पर चौमुखी विकास की ओर अग्रसर होगा। जी गुप्ता जी, अभी आप कह रहे थे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखई तीन तैसी, पर वो जो बेरोजगार हैं, जो रोजगार की बाट जो रहे हैं और इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है और उनको उस तरह से रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या बाहर के लोगों को रोजगार मिल रहा है? तो मध्य प्रदेश के लोग रोजगार से क्यों वंचित हैं? ये भी एक सवाल लोगों के मन में है। आप दूंगा इस बात का। देखिए, मध्य प्रदेश में जितने भी निवेशकों के लिए द्वार खोले हैं मध्य प्रदेश सरकार में, उसमें पहली शर्त यह है कि मध्य प्रदेश में जितने भी उद्योग धंधे स्थापित होंगे उसमें स्थानीय युवाओं को आपको प्राथमिकता देनी है। 70% मध्य प्रदेश के जो निवासी है, मूल निवासी, उनको आपको रोजगार देना है और निश्चित रूप से हम इस उद्देश्य में सफल भी हो रहे हैं। उज्जैन इन्वेस्टर मीट इसका ताजी उदाहरण है। इसके पहले शिवराज जी के समय आप ही के साथ में इसी विषय पर 12 तारीख को लगभग 5-6 दिन पहले डिबेट में बैठा था। तब आपके चैनल के ही पत्रकार राकेश जी ने बाकायदा रिपोर्टिंग के माध्यम से हर 4 साल में, 3 साल में जितनी भी इन्वेस्टर मीट हुई है उनके आंकड़े भी रखे थे और उनके माध्यम से कितने युवाओं को रोजगार मिला था वो भी बताया गया था। तो मैं चैनल का समय जाया ना करते हुए ये बताना चाहूंगा कि हर इन्वेस्टर मीट जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की गई है वो सफल सिद्ध हुई है और उसमें हमारा मध्य प्रदेश आज देश के पटल पर उभर कर आया है, निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहे। ठीक है, तो समर सिंह जी, ये मध्य प्रदेश निवेशकों को आकर्षित करने में सफल रहा है, पर ये कांग्रेस के लोगों को क्यों नहीं आकर्षित कर रहा है और कांग्रेस जो है वो इस पे क्यों सवाल खड़ा कर रही है, जबकि पूरे निवेशक आकर्षित हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, पैसे आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश जो है चौतरफा विकास कर रहा है, तो आपको क्यों नहीं दिख रहा है? भाजपा सरकार 20 साल से यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रही है। खुद मूर्खतापूर्ण डिसीजन लेते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के लोग इनकी मूर्खता को के लेवल को मैच कर लें। पहली बात तो इनकी सारी बातें झूठी रहती है। पूर्व में भी हमने 6 इन्वेस्टर मीट देख ली है मध्य प्रदेश के अंदर। उसमें करोड़ों रुपए, 27 लाख करोड़ का जो है निवेश आने की बात कही गई थी, लेकिन कन्वर्ट हुआ है मुश्किल से 2 से 3%। जहां तक बात है कि अभी आपसे मैंने चैनल के माध्यम से सुना कि अभी जो इन्वेस्टर मीट और ये होने वाला है, इसमें 101.5 लाख रोजगार का सृजन होगा। अगर मैं इसको एवरेज लेके अगर पिछले 6 इन्वेस्टर मीट, 7 इन्वेस्टर मीट की बात कर लूँ तो ये 812 लाख रोजगार मध्य प्रदेश की जनता को दे चुके हैं अभी तक, लेकिन वो कहीं दिखता नहीं है। जहां तक की बात है कि बीजेपी सिर्फ बात करने वाली पार्टी है, ये फोटो खिंचवाएंगे और थोड़े दिन बाद खुद भूल जाएंगे।
पहली बात यह है कि जहां तक अंबानी जी की बात है, ये हर इन्वेस्टर मीट में अंबानी जी को लेके आते हैं। मेरे ख्याल से 3 से 4-5 बार अंबानी जी यहाँ पर आ गए हैं। अनिल अंबानी जी की बात कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद में उन्होंने पिछली बार भी, तो उन्होंने इतने सारे एमओयू जब साइन करे तो उनकी इंडस्ट्री कहाँ है, मुझे आप ये बताने की कोशिश करें। देखिए, कुल मिला के बात यह है कि बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है। बीजेपी एक दिखावे वाली सरकार है। मूल समस्या और मूल जो कार्य है उन पे इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। और जहां तक की बात है, यहाँ पर एक फोटोग्राफी होगी, 4-5 दिन अखबार में छपेगा, इजराइल के लोग आ गए, ऑस्ट्रेलिया के लोग आ गए, ऑस्ट्रिया के लोग आ गए, और कहीं रोजगार कहीं नहीं मिलेगा। जहां तक की बात है, पूर्व में भी शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हम सिंगल विंडो के माध्यम से, एकल खिड़की प्रणाली से जितनी भी उद्योग इकाइयां हैं उनको लगाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ पर उन लोगों ने भ्रष्टाचार तो देखा, तो कुछ एक उद्योगपति आए थे, उन्होंने भी भ्रष्टाचार का स्तर देखा और वहां से वो लोग पलायन कर गए। तो कुल मिला के बात यह है, इनकी सारी बातें झूठे हैं, इनके सारे जो बातें हैं वो किताबी है, और जो सारे वादे जो है वो चुनावी है। इसके अलावा भाजपा के पास कुछ भी नहीं है। इन्होंने बात करी थी कि मध्य प्रदेश के अंदर जब रोजगार इंडस्ट्रियल जो सेट होंगी, तो यहाँ के जो मूल निवासी है मध्य प्रदेश के, उनको रोजगार देंगे 70%। तो वो कहाँ गए? तो कुल मिला के सिर्फ बात इतनी है कि ये अभी भी आएंगे। उज्जैन में फोटोग्राफी हो गई है, अब ये जबलपुर में कर लेंगे, फिर थोड़े दिन बाद ग्वालियर में कर लेंगे, बड़ी बड़ी खबरें छपवा देंगे। और आपके प्रवक्ता जो है, बीजेपी के प्रवक्ता, वो आएंगे और बता देंगे कि हमने इतने लाख करोड़ का हो गया। लेकिन आप धरातल पे जाके देखेंगे, जहाँ पर ये ताली बताएंगे, आपको कीचड़ भी नहीं मिलेगा आपको। तो बीजेपी की खोखली पार्टी हो चुकी है अंदर से। जहां तक बात है इनके मुद्दों की, जो निवेश और जो विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में, वो यहाँ के मंत्रियों का और विधायकों का ही हो रहा है और इनके कार्यकर्ता का हो रहा है। इसके अलावा जो आम आदमी है उतना ही परेशान है। बेरोजगारी की दर उतनी की उतनी है, कम नहीं हुई है। स्वरोजगार को ये लोग रोजगार बोलते हैं, पकौड़े तलने को ये रोजगार मानते हैं, ई रिक्शा चलाने को रोजगार मानते हैं। तब देखिए इनकी मानसिकता ऐसे। जहाँ तक बात है उद्योग की, तो छोटे छोटे एमएसएमई वाले लोगों को जानता हूँ, वो 6 महीने से पिछले 6 महीने से 10 लाख के लोन के लिए भटक रहे हैं। लेकिन कभी साला इस कोर्ट में चले जाता है, कभी बैंक वाले उद्योग विभाग में भेज देते हैं, उद्योग विभाग वाले मना कर देते हैं, फिर वो बैंक वाले मना 2-3 महीने अपने पास फाइल रख के वो उद्योग विभाग वाले बैंक को पहुंचाते हैं। बैंक वाला उसको 2-3 महीने रखता है और फिर बोलता है हमारे यहाँ से लोन नहीं पाएगा किसी और। तो छोटे छोटे जो उद्यमी उनको भी गला घोटने का काम कर दिया है उन्होंने। और इसके बाद जहाँ तक की बात है, ये जो बड़ी बड़ी लैंड जो कौड़ियों के दाम इनको देंगे, उस पर भी बहुत सारा खेल होने वाला है। तो कुल मिला के बात है, भाजपा एक खोखली पार्टी है और इनका लोगों चलिए, से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। हमारे साथ एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं, दिनेश गुप्ता जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो सरकारों पे नज़र रखते हैं, सरकार के कामकाज पे नज़र रखते हैं। ज़मीनी स्तर पर क्यों नहीं रोजगार दिख रहा है? क्यों नहीं? अगर अंबानी के मन में मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के एमपी के मन में अंबानी और अंबानी के मन में एमपी है और वो बार बार एमपी आ रहे हैं और वो यहाँ पे रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये जो समर सिंह जी बात उठा रहे हैं कि वो चीज़ें ग्राउंड जीरो पे क्यों नहीं दिख रही, वो फैक्ट्रियाँ कहाँ हैं, वो उद्योग कहाँ हैं, ये सवाल कांग्रेस उठा रही है। जबकि हमारे बीजेपी के योगेश गुप्ता जी का कहना है कि बहुत सारा काम हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में भी बहुत सारे रोजगार सृजित हुए हैं और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आया है। तो मैं दिनेश भाई आपसे चाहूँगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए शिवाजी, जमीनी मिक्स आपको मिलेगी। जैसे होता है ना, आधा ग्लास खाली और आधा ग्लास भरा होता है। आप यदि देखेंगे तो भोपाल के आसपास ही बहुत सारी इंडस्ट्री पिछले 20 सालों के दौरान आई है, ऐसा नहीं है कि नहीं आई। और लेकिन जो है बहुत सारी इंडस्ट्री बंद भी हुई है। इसको भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है एक पहलू है इसका। बंद क्यों हो रही है, इस पर भी सरकारों को ध्यान देना होगा कि भाई ये इंडस्ट्री, जब आप नई इंडस्ट्री लगाने जाते हो तो उसे बहुत सारे कंसेशंस ऑफर करते हो। जो पुरानी इंडस्ट्री पहले से जो लगी हुई है वो इस कंसेशन के कारण बंद हो जाती है, क्योंकि वो कॉम्पीट कर नहीं सकती। आप नई इंडस्ट्री लाना चाहते हो, ऑफर देना चाहते हो, उसको बिजली सस्ती देना चाहते हो, तो पुरानी का दोष क्या है? पुरानी जो इंडस्ट्री चला रहा है उसका तो कोई दोष होना नहीं चाहिए। आप जो नई इंडस्ट्रीज है उसको आप बहुत सारे बेनिफिट्स देते हो। आप स्थायी फंड पर आप अपने जो स्थायी फंड देते हो, क्या हमारे यहाँ के लोग रख लीजिए, जैसे हमने पुरानी सरकार में देखा था कि शिवराज जी की सरकार ने बहुत सारे स्थायी फंड बांटे। कई उद्योगपतियों को स्थायी फंड के नाम पर बहुत पैसा दिया कि हमारे यहाँ के आप जो बेरोजगार युवक हैं उनको रख दीजिए।
तो बहुत सारे अलग अलग तरीके से जो बेनिफिट देते हैं उससे पुरानी इंडस्ट्री सफर करती है। अब आप देखिए कि जो वातावरण है, पूरे देश के वातावरण को आप ध्यान में रखते हुए हमेशा इंडस्ट्रीज के लिए सरकारें कोशिश करती रहती है। तो लोगों की जो प्रायोरिटी होती है, जो बड़े उद्योगपति है जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि अंबानी है या जो दूसरे लोग हैं, तो दो अंबानी है। एक अंबानी की स्थिति तो दिवालिया की और दूसरे अंबानी के हमने पूरे देश ने जश्न देखा कि वो तो कितने भी इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। उनकी कुछ इंडस्ट्रीज अपने मध्य प्रदेश में है भी, मुकेश अंबानी जी के वो और अनिल अंबानी जी ने भी यहाँ काम किया है, लेकिन उन्होंने जो एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए जमीन ली उसको भी नहीं लगाया। तो वो डिफॉल्टर भी हैं बहुत सारे लोग, और ये डिफॉल्टर की संख्या ज्यादा है। आप देखिए क्या है कि एमओयू कर लेते हैं, एमओयू के बाद आप कितने समय तक जमीन होल्ड रखेंगे। यहाँ जो दिक्कत ये है कि आप जो भी लोग आ रहे हैं तो आते हैं वो जमीन के लालच, क्या आप उनको जमीन दे देते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद यदि उद्योग स्थापित नहीं हुआ तो फिर उस जमीन का क्या होगा। तो सरकारें उस पर ध्यान नहीं देती है। तो जो रोजगार की स्थिति है उसके कारण जो सरकार को सोचना चाहिए कि जिनके जो उद्योग आता, प्रोजेक्ट आता, तो उससे जो रोजगार मिलता वो रोजगार नहीं मिल पाता। ये आंकड़े आ जाते हैं सामने, और ये आंकड़े तब आते जब हम इन्वेस्टर सबमिट कर रहे होते हैं। जब उद्योग लग जाए, हर साल सरकार एक अपना व्हाइट पेपर जारी करे कि हमने इतने साल, ये साल इतने उद्योग आए हैं, ये ऑपरेशनल है, इनमें काम चालू हो गया और इतने स्टेट के लोगों को रोजगार मिल गया। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम ये है सुभाष जी की ये लोग मानते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं, कि मध्य प्रदेश में स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट नहीं, एम्प्लॉय नहीं है, यहाँ अनस्किल्ड ज्यादा है, लेबर क्लास लोग ज्यादा है। तो यहाँ के लेबर को नौकरी देकर वो डाटा ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो दूसरे पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो पूना में पढ़ रहे हैं, आप मुंबई में पढ़ रहे हैं या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है। उनके लिए तो रोजगार मिलेगा बेंगलोर में मिलेगा, उनको हैदराबाद में मिलेगा, मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं मिलेगा। तो ऐसी कोई बाध्यता भी नहीं है कि आप जो है नहीं 100% एम्प्लॉय आप यहीं से रखेंगे। एक और जो बड़ी जो एक बहुत ही ऐसी चीज है जिस पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि इन सबके कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं स्टेट के बाहर, तो जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी इनके बेनिफिट्स मिलना चाहिए स्टेट को, वो कॉर्पोरेट ऑफिस आउट ऑफ स्टेट होने के कारण नहीं मिल पाता है। चाहे जो है आपको जीएसटी रिटर्न में जो जीएसटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, टैक्स का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक जो पहले दिग्विजय सिंह सरकार में ये था कि जो भी उद्योगपति यहाँ आएगा उसको अपना कॉर्पोरेट ऑफिस मध्य प्रदेश में खोलना पड़ेगा। जब एक कॉर्पोरेट ऑफिस आप खोलेंगे तो उस ऑफिस में भी कुछ एम्प्लॉयमेंट होगा, कुछ लोग लगेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि कहाँ क्या आवश्यकता है, किस तरह की चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि सरकारें रस्मी तौर पर करती है कि हाँ हमें जो है एक GIS भी करना है, रीजनल जो है इंडस्ट्री सबमिट भी करना है। तो ये रस्मी तौर पर नहीं होना चाहिए। भाई बुंदेलखंड में माइनिंग है, स्टोन है, पत्थर है, सबको पता है, तो आप उस तरह की कोई इंडस्ट्री लाइए ना। कोई आज पहली बार तो है नहीं। आप मुख्यमंत्री उज्जैन से आए तो वहां उज्जैन में आपको मेडिकल डिवाइस पार्क का उन्होंने फैसला लिया ना। आस्था में एक एथेन क्रैशर लगाने का, जो क्रैकर लगाने की का एक जो फैसला हुआ, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, गेल इंडिया लगा रहा है। तो ये तो बिना प्रयास के आया, इसके लिए कोई जरूरत तो है नहीं। भाई जिसको उद्योग लगाना है वो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और संसाधन के आधार पर खुद अप्रोच करे ना। सरकार क्यों जाना चाहती है उद्योगपति के पास कि आइए आप लगा लीजिए। जब जीएसटी आ गया है, हर देश में सब जगह एक जैसी परिस्थिति है। आप अपना जो इंडस्ट्रीज है जो ऑलरेडी वर्क कर रही है उसको ही और कहिए ना कि आप इसका एक्सटेंशन करिए, इसको आप बढ़ाइए और इसमें कोई एक और यूनिट आप बढ़ा लीजिए, उसको शायद करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदा है। ठीक है दिनेश जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की। मैं योगेश जी से पूछना चाहूँगा। योगेश जी, एक पॉलिसी है आवास में कि जो आवास बनाने वाली संस्थाएं हैं, चाहे वो भोपाल प्राधिकरण हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड हो, कोई हो, या कॉलोनाइजर हो, उसमें एक प्रावधान होता है कि यदि आप 3 साल तक प्लाट पे मकान नहीं बनाएंगे तो वो जो कॉलोनाइजर है या वहाँ के लोग हैं वो उसको नोटिस भेज देते हैं। और अब तो ये भी होने वाला है कि अब खाली प्लाट पे भी टैक्स लगने वाला है। ये भी देखा गया है कि बहुत सारे उद्योग, जो नए उद्योग आते हैं, वो सब्सिडी की लालच में और ज़मीन की लालच में आते हैं। दिनेश गुप्ता जी ने एक बारीक बात उठाई, वो ये थी कि भाई ये जो आ रहे हैं ये क्या वाकई में अपना कॉर्पोरेट ऑफिस खोल रहे हैं, क्या ये स्किल्ड लेबर के नाम पर बाहर से लोगों को ला रहे हैं,
और मजदूर के नाम पे प्रदेश के लोगों को काम मिल रहा है। और अगर इनकी ज़मीनें इनको आवंटित हुई तो उसका एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि भाई अगर आपने इतने साल में, जैसा कि मकान के लिए कि आप नहीं कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन आपको वापस करनी पड़ेगी। तो ये अगर सब चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से जो वाकई में सीरियस प्लेयर होंगे, जो वाकई में उद्योग लगाना चाह रहे होंगे और जिस इलाके में जिसकी खनिज की प्रचुरता है या वन संपदा है या जिस भी तरह का स्किल है उसका वहाँ पे बिजनेस लगेगा। तो ये अगर कुछ सरकारें करें, जिसकी बात अभी दिनेश गुप्ता जी ने उठाई, वो सारे मुद्दे क्या अभी इस तरह की समिट के समय बातचीत हो रही इन पर? देखिए सुभाष जी, मैं दिनेश गुप्ता जी एक सम्मानित पत्रकार हैं और उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार उन्होंने औद्योगिक नीति के बारे में विश्लेषण किया जी, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में अभी तक जितनी भी सरकारें समय समय पर बनी है तो समय समय पर समय की मांग के अनुसार औद्योगिक नीतियों में भी परिवर्तन हुआ है जी। और जैसा कि कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में दिनेश जी ने कुछ सवाल उठाए, तो मैं कुछ कंपनियों के माध्यम से आपका, दिनेश जी का और आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा कि इंदौर देवास में टीसीएस लगी है आपकी, और इधर अपना रायसेन मंडीदीप में नेटलिंक, जो हायर एजुकेशन सेक्टर के युवा हैं, इन्होंने उनको रोजगार जनरेट किया है और काफी मात्रा में आज हमारे प्रदेश के युवा इन दोनों बड़ी कंपनियों में न केवल रोजगार कर रहे हैं बल्कि प्रदेश का गौरव भी बढ़ा रहे हैं। तो टीसीएस हो गई, आपकी नेटलिंक कंपनी हो गई, इसी तरह से एचईजी कंपनी एक पुरानी कंपनी है शिवराज जी के टाइम में, उसमें भी लाखों युवाओं को रोजगार मिला है। और पैरामेडिकल क्षेत्र में कई नई कंपनियां आई हैं, ल्यूपिन से लेकर और आपकी मैनकाइंड से लेकर, और इंदौर देवास सेक्शन तो भरा पड़ा हुआ है। तो इसी प्रकार डॉक्टर मोहन यादव की अभी 6 महीने का कार्यकाल है, उसमें जो पहली इन्वेस्टर मीट हुई थी उज्जैन में, जिसमें लगभग 1 लाख करोड़ का निवेश आया था और 1 लाख लोगों को रोजगार के जो अवसर सृजन हुए हैं, निश्चित रूप से ये प्रयास बताते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नीयत भी नेक है और कितने गंभीर है वो उद्योगों को आकर्षित करने में और उनके प्रति जो भी कमिटमेंट है उनको फुलफिल करने में। दिनेश जी ने एक और सवाल उठाया कि उद्योगपतियों को कुछ राहत दे दी जाती है, कौड़ियों के दाम पर जमीन दे दी जाती है। तो देखिए, रियायत और उद्योगों को आकर्षित करने की क्या आवश्यकता, ये भी दिनेश जी ने बोला। तो देखिए, हमारा मध्य प्रदेश अभी तक पूरे देश में आज से 20 साल पहले 2003 तक मध्य प्रदेश मिस्टर बंटाधार के शासन के टाइम बीमारू और पिछड़ा मध्य प्रदेश कहलाता था। हम सने सने उसको विकसित उभरता हुआ मध्य प्रदेश और आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने के अनुरूप निश्चित रूप से उद्योग नीतियों में भी परिवर्तन हुआ है और कई उद्योग आए हैं, लाखों युवाओं को रोजगार भी जनरेट हुए। तो जैसा कि दिनेश जी ने बोला कि आपका देखने का मापदंड है कि गिलास आधा खाली है या आधा भरा है, तो निश्चित रूप से कांग्रेसियों की मनोदशा वही है। वो हमेशा खाली गिलास इसलिए देखते हैं कि जब कमलनाथ जी की 18 महीने की सरकार आई थी और जब उन्होंने इंदौर में इन्वेस्टर मीट के नाम पर आईफा का आयोजन रखा था, तो ये बड़ा ही हास्यास्पद था। और सिंगल विंडो के माध्यम से जो निवेश जनरेट होने चाहिए थे, जैसा कि कमलनाथ जी ने दावा किया था, वो धरातल पर नजर नहीं आए। कमलनाथ जी ने पूरे 11 महीने के कार्यकाल में अपने वल्लभ भवन को दलालों और कमीशन खोरों का अड्डा बना दिया। उद्योगपतियों से कमीशनों पर जमीनें दी गई। मैं मानता हूं जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, जिन सवालों को उन्होंने उठाया है वो निश्चित रूप से कमलनाथ जी के समय का कार्यकाल है। अरे पर योगेश जी, सुखद अनुभव नहीं है मध्य योगेश प्रदेश की जी, जनता के लिए, मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों के लिए। योगेश जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि 18 साल पहले जो बच्चा 5 साल का था अब वो रोजगार मांग रहा है, तो हम 18 साल पहले की चीज़ों को लेकर बात करेंगे तो रोजगार मांगने वाला तो लड़का जो बेरोजगार है वो अब 23 और 25 साल का है, तो हम कितने 18 महीने की सरकार को कितने दिन कोसेंगे? नहीं देखिए, 18 महीने, उसके पहले 5-6 दशक कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य बना रहा है लगातार। ये तो भारतीय जनता पार्टी शासित 20 वर्षों के अथक प्रयास है कि आज मध्य प्रदेश को हम देश की 16वीं अर्थव्यवस्था बनाने में कामयाब हुए। आज अर्थव्यवस्था के नाम पर मध्य प्रदेश देश में 16वें नंबर पे है। रोजगार के मामले में भी हमारे आंकड़े सुधार पर हैं।
और ठीक हम है, निश्चित रूप चलिए से जो 2000 समर जी, बच्चे पैदा हुए थे, आज उनमें से लाखों युवा रोजगार की ठीक ओर अग्रसर हो है, चुके चलिए हैं। समर भाई, योगेश गुप्ता जी ने बहुत बढ़िया उज्जवल छवि बताई है, थोड़ा आप भी बताइए। जी, मैं क्या बताऊं सर आपको, मध्य प्रदेश और अगर देश की स्थिति देखें तो मोदी जी को सिर्फ जितनी भी गलती हो नेहरू जी की दिखती है, और मध्य प्रदेश की सरकार की अगर बात करें तो इनको अगर आईना दिखाने जाते हैं तो दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में पहुंच जाते हैं। जहां तक बात है बीजेपी प्रवक्ता साहब योगेश जी को मैं कहूंगा गूगल करके देख लीजिए, आज का बीमारू राज्य ही है। जहां तक आप बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले एक अखबार के अंदर कुछ छपा था कि आज के जो मल न्यूट्रिशन में 40% बच्चे जो है वो अंडर वेट और अंडर हाइट है। तो आपके देखिए, आपकी सारी बातें झूठी है, मैं इस बात को मानते हैं, जनता को भी ये बात पता चलने लगी है। आप सिर्फ यहाँ पर आके आंकड़े दिखा सकते हैं और पूर्व में जो सरकारें थी उनको आप कोस सकते हैं। आपकी जितना भी विकास हो रहा है, बता दूं, ये पूरा जमीन का खेल आप लोग करते हैं यहाँ पर, और जमीन के खेल में आप लोग बहुत आगे हैं। और जहां तक की बात है कि इंदौर के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर कई बड़े बड़े जिलों के अंदर मैं आपको ले चलूंगा तो कहाँ पर ट्रांसफर के टेबल लगे और कितने पैसे में ट्रांसफर हो वो आपको बता दूंगा। तो जो धांधली आप लोग कर रहे हो हमको पता है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शराब माफिया कौन है वो भी हमको पता है, सबसे बड़ा भू माफिया है वो भी हमको पता है। तो जहाँ ये आप लोगों को और जनता को बेवकूफ बनाना छोड़िए, और ये आप नहीं कर पा रहे, मध्य प्रदेश को नहीं चला पा रहे, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो जहां तक की बात है, आप ये जो झूठी बातें करते हैं किसी प्रतिष्ठित चैनल पर, तो आपको नहीं करना चाहिए। आज भी आपका जो राज्य बीमारू राज्य के अंदर ही आ रहा है। आपके बच्चे जो है सबसे ज्यादा जो बेरोजगार है, 40% जो है यहाँ पर बेरोजगार बच्चे हैं जो कि 34 साल की उम्र के अंदर है। तो आप देखिए, इसकी बातें करना आपके लिए ठीक है, आप आंकड़े लेके आ सकते हैं, सारी चीजें हैं। आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पर उनके गुणगान कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर धरातल की स्थिति बहुत विकट है और यह बिल्कुल भी इस प्रकार से नहीं। योगेश जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, योगेश जी बहुत संक्षेप में अपनी बात कीजिएगा। देखिए, मध्य प्रदेश को अगर देखना है आपको, तो आज मध्य प्रदेश रेलवे कनेक्टिविटी हर शहर से, हर पूरा ऑल ओवर इंडिया में। आज मध्य प्रदेश के जो हाईवे, जो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में न सड़कें होती थी, न बिजली होती थी, गड्ढों से भरपूर मध्य प्रदेश होता था। तो आज मध्य प्रदेश की स्थिति चकाचक हाईवे बने हुए, हर शहर से कनेक्टिविटी है। तो मध्य प्रदेश आज सेंट्रल इंडिया का हार्ट बन चुका है। आज एयर कनेक्टिविटी के मामले में मध्य प्रदेश के 4-5 बड़े शहर। चलिए दिनेश भाई, अब हम समापन की ओर चल रहे हैं। ये आपने दोनों पक्षों को सुना, अब अंत में मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात संक्षेप में रखें। देखिए, जो भी सरकार अभी एक के साथ यदि सबमिट कर रही है, आप देखिए अभी जबलपुर में है, ग्वालियर करेगी, सागर करेगी। जो मैंने कहा ना कि आप बाहर से कितने भी उद्योगपतियों से मिलिए, जो जितने बड़े लोगों को आप बुलाएंगे उतना बड़ा मुनाफा वो देखने की कोशिश करें। आप जो पहले हुआ करता था कि आप मिडिल लेवल इंडस्ट्रीज आप लगाते थे कि बहुत ज्यादा हमको इन्वेस्टमेंट नहीं की, इतना हो कि वो सर्वाइव कर जाए। और जो बहुत सारे लोग जिनके स्टार्टअप हैं, वो स्टार्टअप के साथ यदि अपना कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो वो कुछ नए सोच के साथ आना पड़ेगा, आपको के साथ आना पड़ेगा, आपको नया रहना पड़ेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है कि जो 3 दशक पुराना जो अप्रोच है ना कि एक GIS कर ली, विदेश हुआ, एक इंडस्ट्री पॉलिसी जारी कर दी, मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में, क्योंकि लगभग हर राज्य में एक जैसी परिस्थितियां हैं और हर राज्य उसी अप्रोच को अपना रहा है, तो आपको एक नए अप्रोच के साथ जाना होगा। क्योंकि आपके पास कोई वो तो है नहीं कि आपके पास जो है समुद्र है तो पोर्ट आपके पास है। एक हमेशा जो मध्य प्रदेश है उसमें कनेक्टिविटी के बहुत सारे इशू रहते हैं। आप कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे? लोग हमेशा रहता है ना कि यदि आपको सैडल जाना है तो कैसे जाएंगे? आप पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्री लगाना है तो कैसे लगाएंगे? आप ये देखिए, वो इंदौर बसता है, इंदौर में आपने टाटा को भी बुला लिया, आप TCS भी आ गए, सब वहीं आ जाते हैं, इंदौर पर पूरा फोकस हो जाता है, बाकी एरिया में कुछ नहीं होता। तो आपको जब समग्र विकास करना है तो आपको अप्रोच भी अलग रखनी पड़ेगी। ठीक है दिनेश जी, सरकार की अप्रोच इस बार सभी संभागों तक पहुंचने की है। जैसा कि अभी ये जबलपुर जा रहे हैं, फिर ग्वालियर जाएंगे, फिर अभी लोग कह रहे थे कि हम लोग सागर और अलरीवा और बाकी जगह जाएंगे। तो देखते हैं कि आगे आगे सरकार पिछली चीज़ों से किस तरह सबक लेकर कितने उद्योगपतियों को बुलाती है। पर आप निश्चित कह रहे हैं कि घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध ना हो, और जो यहाँ पर भी रोजगार लगाना चाहते हैं, जो स्टार्टअप करना चाहते हैं, उनको भी भरपूर अवसर मिले। आप लोग मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।